खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को आपकी बहन क्षमा और भैया रघु की राम राम। और बताओ रघु भैया, का हाल चाल है? खेती बाड़ी पशुपालन सब कैसे चल रहा है भैया? बहुत बढ़िया चल रहा है क्षमा बहन। और अब अगर बात करें खेती की तो गन्ना की बंधाई करवा दी है। अच्छा। और धान की जो फसल है बाकी देखभाल चल रही है। वैसे जा है कि अब धान निकरन लागे हैं। आप सुनावो का हाल चाल है और कैसी है खेती बाड़ी? भैया हाल चाल बढ़िया है और खेती बाड़ी भी बढ़िया ही चल रही है। बस रघु भैया खेत पर जाके देख आते हैं कहीं पानी वानी ना भर जाए, क्योंकि देख रहे हो कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है। बिल्कुल। वैसे तो बारिश धान की खेती के लिए अच्छी है, लेकिन भैया कबो का होता है कि पानी बहुत भर जाता है। वैसे तो हमने मेड़बंदी भी अच्छे से कराई दी थी, तो रघु भैया देख आते हैं कहीं खरपतवार तो ना हो रहे हैं या पौधों में कोई कीट तो नहीं लगा हुआ है। बहुत अच्छो करती हूँ क्षमा बहन। और जा है कि खेती हमारी है तो हमें देखने होएगो, क्योंकि जा है कि अगर हम खेती को देख लेंगे तो जा है बा में कोई बीमारी लग रही है, हाँ खरपतवार हुए रहे हैं या और कोई काम होने हैं तो बाकी हमें पतो चल जाएगी। बिल्कुल रघु भैया, क्योंकि समय रहते अगर निदान हो जाते तो भैया सही है चलती है खेती बाड़ी। बिल्कुल। और उत्पादन भी अच्छा हो जाता है। तो क्षमा बहन, आज सवाल का पूछ रही हूँ? भैया आज अपने साथियों की दिमागी कसरत के लिए लेकर आए हैं एक बहुत बढ़िया सवाल। पूछ लें भैया आज का सवाल? बिल्कुल। आज को सवाल है, खेती की आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी हैं? और हमारे भैया बहन जाए सवाल को नोट कर लें और जाको जवाब को मिलान हम कार्यक्रम के आखिर में करवाएंगे। बिल्कुल। और देखो क्षमा बहन, हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, किसानन की भलाई के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है। जाहे कि जिससे जाहे किसान भैया उन योजनाओं को लाभ लें और अपनी तरक्की करें। ऐसी एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जय योजना के बारे में आज अपने भैया बहन को बता दूं। रघु भैया, प्रधानमंत्री मानधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है, जिनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल है। भैया इनको उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। भैया बहनों, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपया की मासिक पेंशन दी जाती है। योजना में स्व अंशदान के बराबर सरकार भी योगदान करती है। जा तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी अंश हम लगावेंगे जा योजना के अंतर्गत क्षमा बहन, बा में सरकार भी उतो ही अंशदान करती है। और रघु भैया देखो, जा अगर हमारे स्काउट साथी जा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए जा योजना है। बिल्कुल। और 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 की मासिक पेंशन, वो तो आपने बताई दो। और अगर भैया देखो, सामान्य सेवा केंद्रों या योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल पर पंजीकरण भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो क्षमा बहन, हम तो जय कहेंगे कि जो हमारे किसान भैया बहन हैं वे जा योजना की पूरी जानकारी लेके और जा योजना में अपनो खातो जरूर खुलवावें, नामांकन जरूर करावें, जिससे जा है कि बुढ़ापे में जाके उन्हें पेंशन रूप में जो सहायता मिलेगी वह उनको बहुत मदद प्रदान करेगी। बिल्कुल रघु भैया, और सरकार हमारी इसीलिए तो योजनाएं चलाते हैं कि हमारे किसान साथियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होए। बस जरूरत है जाके ले जागरूक होने की, क्योंकि भैया जब हमें पतो ना होएगा कि कौन सी योजना चल रही है तो हम उसका लाभ भी ना उठा पाएंगे। बिल्कुल। साथियों, आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कृषक गोष्ठी। कृषक गोष्ठी के अंतर्गत खेती का बदलता स्वरूप और किसान जय विषय पर बातचीत कर रहे हैं हमारे 2 किसान साथी, और आपसे अपने सटीक प्रश्नों के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं भैया रविंदर कुमार। तो आओ भैया बहनों, सुन लेते हैं जा कृषक गोष्ठी। किसान साथियों नमस्कार। साथियों, हम समय समय पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से विशेषज्ञ की राय आपको सुनवाते हैं। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम भी सुनवाते हैं। इसी क्रम में आज हम कर रहे हैं एक कृषि गोष्ठी। इस गोष्ठी में हमने आमंत्रित किया है 2 युवा किसानों को। पहले किसान हैं जो कि थाना शीशगढ़, तहसील मीरगंज,
जनपद बरेली के गांव लखीमपुर से हमारे बीच हैं। राजपाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम। दूसरे हमारे किसान साथी हैं धौरा टांडा ब्लॉक भोजीपुरा के गांव परसू नंगला से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों राम राम। किसान साथियों, आज हमारी जो गोष्ठी का विषय है वो है समय के साथ खेती में बदलाव और किसान। तो रवि कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप बाल्यावस्था में रहे होंगे उस समय आपने किस तरह की खेती देखी थी? सर, उस समय की खेती जो थी बहुत परंपरागत थी। इस समय वैज्ञानिक विधियां बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैक्टर, आधुनिक यंत्र हमारे पास बहुत सारे हैं, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सर पहले ये सब कुछ नहीं था। पहले क्या था कि हम ढैंचे की खाद का प्रयोग करते थे। उर्वरक हमारे जो थे देसी गोबर की खादें हुआ करती थी। बीज का जो प्रयोग था वो हमारे खुद के बनाए हुए हुआ करते थे, जिनका हम खुद चयन करते थे। तो उस समय जो थे हमारी खेती में खर्चे बहुत कम थे। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो आज की बीज, आज की तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी हैं। समय समय की बात है सर, वैसे कोई हानि भी नहीं है और ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो रवि कुमार जी, आपने बताया कि पूर्व में हम कैसे खेती करते थे, साधनों का अभाव था और जो परंपरागत तरीके से खेती करते थे उसी के अनुसार जो उत्पादन होता था उसी में हम सहमत होते थे। जी जी। राजपाल जी, समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए जी। और जब समय प्रगति करता है और अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो उसी तरह से खेती में भी जो समय के अंतराल पर बदलाव हुए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज कितना बदलाव खेती में हुआ है? देखिए, पहले की तुलना में अब काफ़ी कुछ चेंजिंग है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। परिवर्तन तो होता है और परिवर्तन के साथ हम सबको भी चेंज होना चाहिए। इसी प्रकार से कृषि पद्धति भी जो है ये भी बदलाव की ओर है। पहले क्या होता था, पहले अधिकांशतः सिंचाई व्यवस्था मौसम पर ही निर्भर हुआ करती थी जी। लेकिन अब देखा जाए तो सिंचाई स्वयं सरकार के माध्यम से भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कर चुका है। जी। अब अधिकांशतः यंत्रों के माध्यम से खेती होती है और पहले अधिकांशतः जानवरों के द्वारा खेती हुआ करती थी। और अब ये देखने को मिला है जब से कृषि यंत्रों और अपने रासायनिक खादों का, हाइब्रिड बीजों का जब से प्रचलन हुआ है, तब से पहले से अब काफ़ी उत्पादन हमारे देश को उपलब्ध हुआ है, जिससे देश स्वयं आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। राजपाल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि समय के साथ बदलना चाहिए और जो तकनीकी का प्रयोग आज खेती में हम कर रहे हैं, जो बदलाव आया है तकनीकी के रूप में या प्रमाणित बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बढ़ा है, नैनो यूरिया भी आज आ चुकी है, तरल यूरिया के रूप में आ चुकी है, जिससे क्या है कि जो खेत थे, खेतों में जब फसल बड़ी हो जाती थी तो छिड़काव करने में दिक्कत आती थी। उसके लिए भी अत्याधुनिक एक ड्रोन की तकनीक आज आ गई है, जिसके माध्यम से हम खेतों में यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। तरल यूरिया के रूप में छिड़काव अगर हम कर सकते हैं तो खेत के एक कोने पे खड़े रह के ड्रोन के माध्यम से हम छिड़काव कर देते हैं जी। अब बात करते हैं, चूंकि आप युवा किसान हैं और खेती करते हैं, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, तो आपसे अब जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से करते हैं? हमारे यहाँ गन्ना, धान, मक्का, ज्वार, उड़द ये भी फसलें होती हैं जी। तो जैसे आपने अभी बताया था कि बदलाव हुआ है, तो खास करके हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में गन्ने की फसल ज्यादा होती है जी। तो गन्ने की खेती में क्या बदलाव आया है? पहले कैसे करते थे, अब कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से अधिक उत्पादन किसान भाई ले पा रहे हैं? हाँ, पहले अधिकांशतः साधारण हिसाब से उसे खेत में बो दिया करते थे, हर से या फौरे से। लेकिन फिलहाल में अब जो यंत्रीकरण हुआ है, हमारा परिवर्तन हुआ है कृषि में, तो टिंच विधि के माध्यम से भी गन्ना की बुवाई हो रही है, जिससे पैदावार अधिक हो रही है और सिंचाई की सुविधा भी सुलभ मात्रा में हो रही है। अब किसान भी थोड़ा जागृत हुआ है, जिससे बीज के समय में काफ़ी कुछ सावधानी बरत रहा है,
जिससे हमारे पैदावार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। और जब बीज की हम लोग व्यवस्था करते हैं तो आधे गन्ने से यानी 1/3 गन्ना ऊपर का हिस्सा बुवाई के लिए होना चाहिए, जिससे आँखें बिल्कुल साफ होती हैं और जमौनियाँ भी अच्छी प्रकार से हो जाती है। बिल्कुल। राजपाल जी, आपने गन्ने की फसल के बारे में बताया। अब हम रवि कुमार जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप युवा किसान हैं और आपने परंपरागत खेती को छोड़कर अपने खेतों में नींबू की खेती की है, तो अपना अनुभव नींबू की खेती के बारे में बताएं, जिससे जो हमारे किसान साथी आज कार्यक्रम सुन रहे हैं वो जागरूक हों और वो जाने कैसे नींबू की खेती की जाती है और आपने कितना लाभ उससे कमाया। नींबू की खेती में सर एक ये बागवानी का है, और इसमें क्या है सर, हर बार जुताई, निराई, कटाई इनका खर्चा नहीं है। एक बार का इन्वेस्ट तो होता ही है जो भी लगता है उसमें, लेकिन इसमें चोरी नहीं सर। मैंने नींबू लगाया है, 1 एकड़ मेरे पास नींबू है। उसमें ना तो सर किसी जानवर का कोई प्रकोप है, ना ज़्यादा कीट का वो आती है, कोई दिक्कत आती है, और उत्पादन बहुत अच्छा है। फिर फसल एक ऐसी है नींबू की, आप कितने भी समय उसको रख लें, और हाट बाज़ार में उसकी डिमांड, मांग, अचार में, खाने में, घर में यूज़, होटल्स में, सब में खूब अच्छी मांग है। तो और ये परंपरागत खेती से अलग भी है। तो मेरे हिसाब से नींबू की खेती मैंने करी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बाकी किसान भाई अपने और जानकारियाँ एकत्र करें, उसको देखें, फिर सोचें। बाकी मुझसे कोई जानकारी लेना चाहे तो मैं उसको दे सकता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आप किसी किसान भाई का सहयोग कर सकते हैं नींबू की खेती के लिए तो आप उसके लिए तैयार हैं। साथियों, रवि कुमार जी आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। एक बार मैं बताना चाहूँगा, ग्राम परसू नगला धौरा टांडा के पास है। अगर कोई भी किसान भाई निःशुल्क उनसे राय जानना चाहें खेती के बारे में, नींबू की खेती के बारे में, तो जान सकता है। अब बात करते हैं कि सरकार कई बार बात करती है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। भाई, किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार का मानना यह है कि अगर किसान समृद्ध होगा तो देश में खुशहाली आएगी। बहुत से प्रयत्न किए जाते हैं सरकार के माध्यम से, बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनका सीधा सीधा लाभ डीबीटी के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है। बहुत सी योजनाएं संचालित हैं। चूंकि आप युवा किसान हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन योजनाओं का लाभ कितना ले रहे हैं। हाँ, सरकार के द्वारा जैसे ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है सिंचाई के लिए, इसकी भी शुरुआत कर दी है लाभ लेने के लिए। हो सकता है कि जल्दी ही इसका लाभ मिल जाए। तो सरकार का भी ये ध्येय कि घर घर यानी खेत खेत सिंचाई की सुविधा पहुँचे, जिससे किसान मौसम पर निर्भर न रह के अपने स्वयं उसको सिंचाई कर सके, जिससे फसल में काफ़ी उत्पादन हो। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और जैसे हर घर को बिजली सरकार का लक्ष्य है, उसी तरह से हर खेत को पानी एक मुहिम सरकार ने चला रखी है। रवि कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इन योजनाओं का लाभ आप और आपके क्षेत्र में किसान साथी उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। और इसके अलावा इस तरह की योजना और भी है हमारे यहाँ। सोलर पैनल योजना उजाले के लिए भी प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है। उसमें जो है 1,80,000 का उसका पूरा सिस्टम है इसमें, जिसमें 1,08,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है जी। और जो पैसा बचता है करीब 72,000 या जो भी बचता है उसको आप किस्तों में भी दे सकते हैं, बाकी सारी सब्सिडी के द्वारा। और सर रही बात उन योजनाओं की, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है, मैं तो इसका पात्र नहीं हूँ क्योंकि मेरे घर में गवर्नमेंट है। और बाकी सर मेरे गांव में सारे लोगों की किसान सम्मान निधि भी आ रही है, और भी जो भी सुविधाएं हैं सब्सिडी की सारी प्राप्त कर रहे हैं सारे लोग। अच्छा, मतलब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल किसान भाई। दूसरी बात यह है कि खेती तो हम करते हैं, खेती हम जब करते हैं तो खेती में भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उस संबंध में हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि किस तरह से किसान भाई खेती करके, खेती के माध्यम से ही अपनी आय बढ़ा सकते हैं। हाँ, खेती के माध्यम से, सह फसली खेती के माध्यम से किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। एक फसल के अलावा उसमें दूसरी फसल भी कर सकता है। जैसे गन्ना अब सितंबर अक्टूबर में लास्ट तक बोया जाएगा जी। 2 बार में गन्ना बोया जाता है, एक शीतकालीन और एक बसंतकालीन ऋतु में।
फिलहाल में जो सितंबर अक्टूबर में जो गन्ना बोया जाएगा, तो इसमें भी किसान गन्ने में भी कुछ ना कुछ सह फसली खेती कर सकते हैं, जैसे गोभी है, मटर भी कर सकते हैं, आलू है, सरसों हाँ, इससे क्या किसान को आमदनी भी होगी और इसकी मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, इसकी क्षमता। जैसे आप किसान हैं तो आपके पास चारा भी रहता है, वेस्टेज सामान भी रहता है, आप पशुपालन भी कर सकते हैं उसके साथ में। जी, भेड़ पाल लें, बकरी पाल लें या मुर्गी है, इस तरह के पालन भी कर सकते हैं जो आपके साइड बिजनेस है और अच्छा मुनाफा और अच्छा फ़ायदा देते हैं ये। बिल्कुल, हम इसी बात पर आ रहे थे रवि कुमार जी। चूंकि खेती का स्वरूप बदला है, खेती से हमने तरक्की की है, लेकिन गांव-गांव ये देखने में आता है कि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन वर्तमान स्थितियों में ये समझ में आता है, ये मतलब इस बात से सामना होता है कि लोग पशुपालन अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इसकी क्या खास वजह है और पशुपालन कितना जरूरी है? ये मैं कहूँ तो सर ये वही है कि भौतिकता है हमारे उसमें समझे, और किसान संपन्न है इस बार, जो सरकारें चल रही हैं बड़े लाभप्रद हैं। व्यक्ति वही काम करता है जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी। जैसे पहले हमारे यहाँ बैलों का बहुत चलन था, हमारे घर में जो गाय ब्याती थी, बछड़ा देती थी, तो उसकी आरती हुआ करती थी सर। आज जो बैल हैं उनकी कोई कदर नहीं, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। इसी तरह सर किसानों ने क्या है सह फसली ये मतलब जो है पशुपालन करना बहुत निंदनीय समझा है। और आज का यूथ जो है भौतिक की युग है, इसमें बच्चे या मतलब परिवार के और भी सदस्य जो है जिनकी सहायता होती है, सर पशुपालन से थोड़ा हटते जा रहे हैं। दूध की भी उपयोगिता अपने जीवन में उन्होंने कम कर दी है। दूध पहले बहुत ज़्यादा पिया जाता था, अब सर चाय कॉफ़ी पे आ गए हैं, तो डिमांड कम है तो इसलिए इसको भी लोग अवॉइड कर रहे हैं। वैसे तो ये है कि इनकम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पशुपालन। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अगर हम 4 पशु भी पाल लें तो मैं समझता हूँ कि ना तो चारे की कोई कमी गाँव में हो सकती है, और आज दूध की जो महंगाई है वो हम सभी जानते हैं। और अगर हमारे किसान भाई पशुपालन करेंगे तो निश्चित ही उनको लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा सर। ऐसे में आप राज्यपाल जी क्या सलाह देना चाहते हैं किसानों को आज की कृषि गोष्ठी के माध्यम से पशुपालन के बारे? आज की कृषि गोष्ठी के संबंध में मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुत ज़रूरी है। क्यों, पशु जब हम पालते हैं तो उससे हमें कृषि के लिए खाद भी देसी प्राप्त होती है, उनके गोबर से, उनके मलमूत्र से। तो इससे हमारे खेत की शक्ति 2 गुना हो जाती है, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति भी 2 गुना हो जाती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है। और हमारा जो घरेलू खर्चा है थोड़ा बहुत, अगर दूध हम बेच भी रहे हैं तो हमारी अर्निंग भी हो रही है उसके माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अवश्य करें, जिससे उनके भविष्य में और भी तरक्की हो। बहुत अच्छी बात आपने कही। और हम ये भी बताना चाहते हैं किसान साथियों को कि बशर्ते समय के साथ हमने प्रगति की, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया, मशीनी युग है। पहले हल बैल की जुताई थी, आज ट्रैक्टर से जुताई है, और ट्रैक्टर में भी हैरो के अलावा रोटावीटर जैसे यंत्रों का प्रयोग हम करने लगे हैं। कई जगह अच्छा है समय के साथ चलना और मशीनों का उपयोग करना, लेकिन अगर बात करें कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भूमि जी। अगर भूमि की उर्वरा शक्ति निरंतर क्षीण होती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वह उत्पादन बंद कर बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसे में बदलाव को हम अपनाएं, लेकिन जो मूलभूत व्यवस्थाएं थी मृदा को उर्वरा बनाने की, जी जी, उसको उपजाऊ बनाने की, जैसे हम हरी खादों का प्रयोग करते थे, देसी घूरे का प्रयोग अपने खेतों में करते थे, वो सब हमने बंद कर दिया है। फसल चक्र अपनाते थे, वो भी आजकल हमने बंद कर दिया है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए हमें हरी खाद का तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अब वो पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, उर्वरकें बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। तो खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए और उसको थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए, ताकि उसके जो फंगीसाइड वगैरह हैं या बैड बैक्टीरिया वगैरह हैं ये नष्ट हो जाएं। और फिर ढेंचे की सर खाद का प्रयोग करें। बाकी अपने पशु अगर पालते हैं आप या कहीं से आपको खाद मिलती है तो देसी गोबर का प्रयोग करें इसमें। और इसके साथ साथ फसल चक्र बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। हाँ,
हर बार में अगर फसल चक्र करेंगे तो फसल बदलेगी, इससे हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति वो भी क्षीण नहीं होगी। किसान साथियों, आज की कृषि गोष्ठी में हमारा जो विषय था समय के साथ बदलती खेती और किसान, इस विषय पर हमारे जो युवा किसान हैं उन्होंने अपने विचार दिए, पुरानी खेती के बारे में भी बताया और नई तकनीकों के बारे में भी बताया, किस तरह से किसान भाई आय बढ़ा सकते हैं, योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इस बारे में भी विमर्श किया। और आज की गोष्ठी में हमारे मेहमान थे श्री राजपाल सिंह और श्री रवि कुमार। साथियों, आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई हमारे साथियों ने सुनी कृषक गोष्ठी, खेती का बदलता स्वरूप और किसान। जय विषय पर बातचीत कर रहे हैं भैया राजपाल सिंह और भैया रवि कुमार, और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया रविंदर कुमार। और क्षमा बहन, देखो आप कार्यक्रम में ज़्यादा समय ना बचो है, तो जो आपने आज को सवाल पूछो भैया बहनन से बाको उत्तर बता दो। भैया आज को सवाल हो, खेती की आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी हैं? तो भैया बहनों, खेती की आधुनिक तकनीकें हैं ड्रोन, एआई, सटीक खेती, हाइड्रोपोनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और ग्रीन हाउस। तो भैया बहनों, जो तो हो आज के सवाल को उत्तर। और क्षमा बहन, अब आज के कार्यक्रम से जो भैया बहनन को नसीहत मिल रही है बा भी बता दो। भैया आज के कार्यक्रम से हमें जा ही नसीहत मिलता है, खेती के बदलते स्वरूप को अपनाए कर किसान साथी अपने खेत की उपज बढ़ाने, लागत कम करने और टिकाऊ कृषि कर सकते हैं। तो भैया बहनों, अब आज के कार्यक्रम की जाई नसीहत के संग अपने भैया रघु और अपनी बहन क्षमा को दे अनुमति। भैया बहनों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी।